हेलो दोस्तों। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो वीडियो उसी तो तभी बंद हो गया था। तो चलिए, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था उसको फिर से मैं बता देता हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 6 होते हैं। ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। राइट टू इक्वालिटी पहला जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू 14 टू 18 आता है। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। दूसरा है राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी हो गया 19 से 22 तक। ठीक है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये आता है 23 और 24। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ये आता है आपको 25 से लेकर 28 तक। ठीक। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आता है आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है आपका आर्टिकल 32, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ एक बार इसी में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेजिग्नेट्स एनी ऑर्गेनाइजेशन एज रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 26। देखिए, यहाँ पे पहला बात ये है कि यहाँ पे देखिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, जो कि मैंने जस्ट बोला है कि ये होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 तक। तो 25 में जैसा इंडिविजुअल राइट्स दिया गया है। ठीक है, एज ए इंडिविजुअल आप कोई भी रिलीजन आपका पसंद का जो भी हो आप फॉलो कर सकते हैं, वो तो इंडिविजुअल हो गया। लेकिन आर्टिकल 26 में क्या है, आर्टिकल 26 में ये दिया गया है एज ए ग्रुप। ठीक है ना, एज ए ग्रुप अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचिंग को फॉलो करते हैं तो आप बन जाएंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब ही यही होता है कि आप कोई भी रिलीजियस सेक्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका खुद का एक ग्रुप बना रहे हैं और वो ग्रुप कुछ पर्टिकुलर थॉट्स में बिलीव रखते हैं। जैसे लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर का था। ठीक है ना, जैसे लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर ने बताया था कि नहीं, हम लोग हिंदू से अलग हैं, हम लोग लॉर्ड अयप्पा को फॉलो करते हैं। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर को एज ए रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना था। ठीक है ना, जिसके वजह से वो हार गए थे केस। तो जो भी हो, तो एज ए तो रिलीजियस डिनोमिनेशन कौन है नहीं है, इसको डेजिग्नेट कौन करता है, इसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, इसको डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये भी जस्ट मैंने डिस्कस किया। तो आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को डील करते हैं। ठीक है, चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन है which amendment to the constitution has inserted a new article 21 providing right to education। देखिए, ये तो पहला बात है, ये जो क्वेश्चन है इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है। जो आर्टिकल 21 है इसमें दिया क्या क्या है, इसमें ये आर्टिकल 21A किसके साथ डील करता है, तो आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन के साथ डील करता है, जो कि 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, कि राइट टू एजुकेशन को भी एक फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। वैसे तो राइट टू एजुकेशन हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया था आर्टिकल 45 में। ठीक है ना, लेकिन इसको बोला गया है कि नहीं, इसको फंडामेंटल राइट में भी आना चाहिए। और फंडामेंटल राइट वो भी 21 के अंडर क्यों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। आर्टिकल 21 किससे डील करता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है ना, तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का माध्यम से आपको डिग्निटी मिलता है। ठीक है, और लाइफ का मतलब ही क्या है, डिग्निटी। तो इसीलिए हम लोग एजुकेशन को अंडर आर्टिकल 21A में इंसर्ट किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे तब। तो आर्टिकल 21 को राइट टू एजुकेशन और कौन से अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अंडर आर्टिकल 24। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आर्टिकल 23 और 24 में क्या गया है, कौन सा फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24। और 24 में क्या बताया गया है, 24 में बताया गया है कि फोर्स्ड लेबर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी बच्चे को आप किसी पे मतलब कहीं काम में कोई माइंस में या कोई फैक्ट्री में काम में नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे वर्किंग इन माइंस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, डोमेस्टिक सर्वेंट है, ढाबा, ठीक है ना, आप देखते ही होंगे जो काम करते हैं, ये सब इलीगल है। ठीक है, ये सब प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो लेकिन कौन सा प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्शन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सेप्शन है कि एंगेज्ड इन द फैमिली बिजनेस। अगर कोई फैमिली बिजनेस में कोई बच्चा काम कर रहा है तो ठीक है, वो तो अपने घर में काम कर रहा है, तो उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। ठीक है,
तो ये एक्सेप्शन है। चलिए 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कांट बी सस्पेंडेड इवन इन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पे भी हम लोग फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देते थे 1976 तक। ठीक है, मैडम इंदिरा गांधी ने इवन पर्सनल लिबर्टी भी ले लिया था, जिसके तहत उन्होंने उस वक्त के जितने भी नेता थे, जितने भी मिनिस्टर थे, सबको जेल में डाल दिए थे, जो कि एब्रोगेशन था ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, आप उस तरह के मतलब रैंडम नहीं कर सकते, रैंडम काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद ही 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21 को ऐसा कहा गया, अमेंडमेंट किया गया कि इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 जैसा कि मैंने कहा था कि आर्टिकल 20 कन्विक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है, और आर्टिकल 21 तो बोला ही मैंने, ये लाइफ से डील करता है। तो ये दो कतई आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन कर सकते हैं। ठीक है, रिट में बाद में बता दूंगा कभी लेक्चर लेके कि रिट क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अभी फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि अंडर सुप्रीम कोर्ट ही आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32। तो गार्जियन कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? तो पर्सनल फ्रीडम का बुलवर्क किसे कहते हैं? तो ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन रिट का ऑप्शन है। तो जो इसको हम लोग बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम बोलते हैं वो है हबीस कॉर्पस। ठीक है ना, ये सब लैटिन वर्ड है, आप जैसा चाहे इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो हबीस कॉर्पस क्या है? हबीस कॉर्पस का मतलब होता है टू रिलीज द बॉडी। ठीक है ना, आपने जब भी मूवी देखा होगा उसमें क्या कहता है, इलीगल डिटेंशन कर लेता है कोई भी रैंडम आदमी को ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो उसके तहत आपने देखा होगा कि उसमें जो मूवी का एक्टर है वो हबीस कॉर्पस रिट पिटिशन दायर करते हैं। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं कि अगर इलीगल डिटेंशन हो जाए तो आप हबीस कॉर्पस रिट पिटिशन कर सकते हैं। देखिए टोटल 5 टाइप का रिट होते हैं। हबीस कॉर्पस हो गया, ठीक है, मंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्वो वारंट हो गया, सर्चोरी हो गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैंने बोला वो है प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये सब रिट अलग टाइप का होता है, आप अगर बोलेंगे तो मैं बाद में कभी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी इतना ही जान लीजिए, बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम होता है हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी और टू रिलीज द बॉडी। ठीक है, मैंडेमस का मतलब हो गया टू कमांड। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब हो गया टू प्रोहिबिट, और सर्चोरर का मतलब होता है कि वी सर्टिफाई और वी चेक। ठीक है ना, चेक करते हैं। और क्वारंट का मतलब होता है टू व्हाट अथॉरिटी। ठीक है ना, किस अथॉरिटी पे क्वारंट। ठीक है, इसका मतलब हो गया। चलिए, ठीक है ना, ये मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा, कभी लेक्चर लेके रिट का, अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, चलिए इतना ही था। और बाकी आपको अगर ये सेशन अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ वैल्यूबल फीडबैक है तो आप वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।